नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 5 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो CHSL की हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, रिलायंस गेट्स वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका के कार्बन न्यूट्रल तेल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है, क्योंकि यह 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। इसके मालिक कौन हैं? मुकेश अंबानी हैं, इसके CEO। तो इस तरह से ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स यानी OLCV अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक प्रभाग ने रिलायंस को कार्बन तटस्थ तेल वितरित किया है। तो किसने किया है? ऑक्सीलो कार्बन वेंचर ने। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स और मैक्वेरी कच्चे तेल के उत्पादन, वितरण और शोधन के साथ जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कहते हैं के बराबर ऑफसेट करेगा और कार्बन ऑफसेट क्रेडिट की सेवानिवृत्ति के माध्यम से परिणामी उत्पाद का उपयोग भी करेगा और इससे तेल क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से वेरी लार्ज क्रूड कैरियर सी पर्ल ने परमिटियन बेसिन से लाए गए कार्बन तटस्थ तेल को 28 जनवरी 2021 को जामनगर रिफाइनरी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। तो वहां पर उतारा है। और ये ध्यान रखें कि रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल परिशोधन परिसर संचालित करता है, जो जामनगर गुजरात में है। और इसकी एक वर्ष की क्षमता जो है 68.2 मिलियन टन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, गुजरात यहाँ पर अवस्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ पर जामनगर गुजरात में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी तेल शोधनशाला भी है भारत की, और यह निजी क्षेत्र। इसमें जो यह लेन देन है, रिलायंस का पहला प्रमुख पेट्रोलियम शिपमेंट है। इसके पूरे कच्चे जीवन चक्र से, कह सकते हैं तेल के जीवन चक्र से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऑफसेट किए गए हैं। इसमें तेल निष्कर्षण, परिवहन, भंडारण, शिपिंग, शोधन और बाद के उपयोग और दहन इसमें शामिल होंगे। तो यह सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अब अगली खबर है इन्फिनिटी ड्रोन। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, क्या है इसका नाम? इन्फिनिटी ड्रोन कैन वर्क फॉर 90 डेज विदाउट लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी 90 दिन तक यह बिना जमीन पर आए कार्य कर सकता है। भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है और वो भी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ड्रोन इन्फिनिटी आकाश में न केवल 65,000 फुट की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है, बल्कि बिना जमीन पर उतरे लगातार 3 महीने तक काम कर सकता है। और इसका विकास तेजी से जारी है और सभी मानकों पर यह कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी खरा उतर रहा है। और अगले 5 वर्ष में इसे सैन्य व नागरिक दोनों तरह के कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। और दोस्तों इसको फंडिंग कौन कर रहा है? तो यह भी महत्वपूर्ण है। तो HAL द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसे कैट्स कहते हैं, के तहत बंगलुरु का एक स्टार्टअप इसे तैयार कर रहा है और फंडिंग HAL द्वारा की गई है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष में एक उपग्रह को भेजने वाले खर्च के मुकाबले इन्फिनिटी काफ़ी सस्ता है। याद रखेंगे, यह ड्रोन काफ़ी सस्ता है और यह हर मौसम में कार्य करेगा। यानी जैसे 4G व 5G इंटरनेट सेवाएं जहां नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके जरिए वहां पर यह कार्य कर सकेगा। इन्फिनिटी में लगे सेंसर और रडार इसे कंट्रोल करने में मदद करेंगे और किसी भी लक्ष्य को भेदने या निर्धारित मार्ग पर चलने में भी मदद करेंगे। तो इस तरह से किसी खास क्षेत्र की यह निगरानी भी, जैसे बालाकोट हवाई हमले जैसी
स्ट्राइक में भी इन्फिनिटी उपयोगी जानकारियां जुटा सकता है। तो यानी सीमाओं पर भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि पड़ोसी देश क्या हरकतें कर रहा है और इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी तरह की आपदा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, जंगल में लगी आग है। तो इस तरह बचाव कर्मियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। इसे तटीय क्षेत्रों में दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में भी विदेशी शक्तियों का आवागमन होता है, तो वहाँ पर भी इसका, यानी ये बहुत ही किफ़ायती है इन्फिनिटी ड्रोन। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, विराट कोहली लीड्स इन टर्म ऑफ ब्रांड वैल्यू। दोस्तों, ब्रांड वैल्यू में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान लगातार चौथे साल 2020 में सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का खिताब मिला है। दोस्तों, विराट कोहली का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वर्तमान में भारतीय टीम के कैप्टन हैं और इस ब्रांड वैल्यू में जैसे टॉप 10 में एक ऐसे हैं खिलाड़ी जो इसमें शामिल हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हैं और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह हैं। तो टॉप 10 सेलिब्रिटी में कोहली फिल्मी दुनिया से बाहर मात्र एक व्यक्ति हैं और बाकी 9 जो हैं वो फिल्मी सितारे हैं। तो इसमें विराट कोहली, अक्षय कुमार, यानी टॉप 3 कम से कम याद रखिएगा। तो यह इस तरह से आप देख सकते हैं और यह 6th एडिशन है, याद रखेंगे। इसमें बताया गया है कि कौन ब्रांड वैल्यू किसकी सबसे अधिक है। और अब बढ़ते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, यानी इस बार के बजट में इसका जिक्र किया गया, ये शुरू किया जा रहा है। खासकर किस पर है? बुजुर्गों पर, यानी बुजुर्गों का खास ख्याल रखते हुए सरकार ने इस नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे हम लोग अटल वयो अभ्युदय योजना का नाम दे रहे हैं और इस योजना के तहत सभी जिलों में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। दोस्तों, महिलाओं के लिए इसमें खास व्यवस्था होगी, जैसे बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद या वृद्धों के साथ आज भी देखा जाए तो बहुत सारे एनजीओज कार्य कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार परिवार के द्वारा ही किया जाता है, तो वो लोग छोड़कर वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं। तो इस तरह से सरकार ने इन जो वृद्धा आश्रम चला रहे एनजीओज हैं, जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो उस पर भी इस योजना के माध्यम से पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के फर्जी एनजीओज कार्य कर रहे हैं जो सरकारी लाभ के लिए यानी सरकारी अनुदान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वृद्धों को वह सहायता मुहैया नहीं कराते हैं। तो यह योजना काफी महत्वपूर्ण। तो अटल अभ्युदय योजना के वयो अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह मौजूदा वर्ष के आवंटन की तुलना में 50% अधिक है और इसका फायदा 4 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन नाम का एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा, यानी किसी भी समय कहीं भी आप लोगों के भी इर्द गिर्द अगर किसी बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं इस हेल्पलाइन के माध्यम से। और इसमें इस बजट में इसकी घोषणा की गई है और जल्द ही यह कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, एक और भी अच्छी बात है कि इन ओल्ड एज पीपल्स के लिए, बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप की सहायता प्रदान करने के लिए भी एक स्कीम शुरू करने की योजना है सरकार की। तो इसके लिए इन लोगों को वित्तीय मदद दी जाएगी। जो लोग कार्य करने में सक्षम हैं तो उनको वित्तीय मदद देने के लिए स्टार्टअप तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी स्वयंसेवी संगठनों पर भी नकेल कसने की योजना बनाई है सरकार ने। ऑडिट कराया जाएगा, साथ ही जमीन पर उनके काम को परखा जाएगा कि वो लोग कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से मंत्रालय ने हाल ही में करीब 200 स्वयंसेवी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दोस्तों यूनिसेफ इसे कहते हैं। तो भारत के यूनिसेफ और सीरम संस्थान ने नोवावैक्स एंड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है। यानी यूनिसेफ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज इंटर्ड इनटू ए लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट। तो बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ ने सूचित किया है कि लगभग 100 देशों के लिए टीकों की 1.1 बिलियन खुराक
तक पहुंच होगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है। राष्ट्रों की बढ़ती संख्या ने कोरोना वायरस टीकों की खरीद के लिए पहले ही अधिकारियों से संपर्क किया है। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, ये आपको पता है। और नोवॉक्स को यूएस आधारित नोवॉक्स इंक द्वारा निर्मित किया गया है। और इसमें याद रखेंगे यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। यानी दोस्तों यह विश्व भर के देशों में जहां पर बच्चों को, जैसे वह कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण का शिकार बच्चे, उन पर यह कार्य करता है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बढ़ते हैं म्यांमार बैन फेसबुक। दोस्तों म्यांमार में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, म्यांमार के बारे में बता ही चुके हैं। हमारे पड़ोसी राज्य कह सकते हैं, करीब 1643 किलोमीटर बाउंड्री हम लोगों की से शेयर करता है। और भारत के 4 राज्य, देयर आर 4 स्टेट टचेज बर्मा बाउंड्री, यानी दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो दोस्तों म्यांमार की नई सैन्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रोक लगा दी है। तो ऐसे सीधे प्रश्न बन जाएगा कि हाल ही में किस देश में तख्ता पलट के दौरान आंदोलन को दबाने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक को किस देश में बैन कर दिया गया है? तो म्यांमार है। इसकी राजधानी नायपीडा है। इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। आंग सांग सू सहित राजनीतिकों को हिरासत में ले लिया गया है, वहां के राष्ट्रपति विन मिंट, इन सब को हिरासत में रखा गया है। तो तख्ता पलट के खिलाफ हाल ही में निर्वाचित 70 सांसदों ने नई सैन्य सरकार के आदेश की अवहेलना की और संसद की सांकेतिक बैठक भी बुलाई, और वो लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं और वह इस तरह से जनता का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में म्यांमार की सैन्य सरकार ने सोशल साइट पर बैन कर दिया है, क्योंकि दोस्तों सोशल साइट बहुत वहाँ पर प्रचलित है। वहाँ पर 2.5 करोड़ लोग जो है सोशल साइट पे से जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी टेलनॉर म्यांमार ने बयान में पुष्टि की है कि संचार मंत्रालय से फेसबुक को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो इस तरह से आगे वह खोल दिया जाएगा, लेकिन चर्चा का विषय है इसलिए हमने इसको खबर में लिया। सेना का कहना है कि आंग सांग सू की निर्वाचित असैन्य सरकार को हटाने का एक कारण यह भी था कि वह कथित व्यापक चुनावी अनियमितताओं, ये जो नवंबर में चुनाव हुए थे तो उसमें आंग सांग सू की पार्टी ने 100% जो है जीत दर्ज की थी, जबकि 25% सैन्य लोगों के लिए उसमें था, लेकिन उसमें भी जो है आंग सांग सू की पार्टी ने जीता था। तो इस तरह से पूर्णतः लोकतंत्रात्मक बहाली थी, लेकिन फिर से यहाँ पर सैन्य सरकार, इस तरह से लोकतंत्र को तोड़ दिया गया म्यांमार। इसके लिए पूरे विश्व के देशों ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है इस पर नज़र बनाए हुए है। साथ साथ अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से संपर्क स्थापित किए हुए है और म्यांमार के लिए पूरी तरह से जो है उस पर देख रेख की कर रहा है कि आगे क्या होगा, आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आगे सामरिक या कह सकते हैं हमारी डिप्लोमेसी कैसे कार्य करेगी सैन्य सेना के साथ या सैन्य सरकार के साथ। हम लोग फिर अपने संबंध को फिर से बहाली करेंगे या फिर से पूर्ण लोकतांत्रिक सरकार आएगी यहाँ पर। तो इस पर जो है लगातार पूरे विश्व में इस समय चर्चा का विषय बना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में हिस्टोरियन DN झा साहब हैं, ये बिहार से आते हैं। ये प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतिहास विभाग के चेयरमैन रहे प्रोफेसर DN झा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषज्ञता हासिल की थी। दोस्तों इनको काफ़ी ये चर्चित रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है इनके जीवन में। इन्होंने जो है जैसे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है ना,
तो इस तरह से यह स्वर्ण युग मानने को तैयार ही नहीं थे, कौन ये सब ऐसे प्रोपोगंडा है। तो इस पर जो है उन्होंने बहुत सारी बातें, जैसे गौ मांस पर भी उन्होंने बताया था कि पहले लोग गौ मांस खाते थे, तो इस पर उनकी किताब काफ़ी चर्चित रही है, द मिथ ऑफ होली काऊ, और इनकी किताब रिथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी। तो इस तरह से, और इनकी जो नई किताब है अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी इनटॉलरेंस इन हिस्ट्री, तो इस तरह से यह काफ़ी चर्चा में रहते थे। तो यह ध्यान रखेंगे, इनकी ये 2-3 किताबें हैं। बाबरी मस्जिद पर भी इन्होंने काफ़ी जो है टिप्पणी कर दी थी, सर इवन न्यायालय के आदेश पर भी उन्होंने कहा, चूंकि यह भारत हिंदुओं का देश है इसलिए उसको खुश करने के लिए न्यायालय ने खुश किया। और इनका कथन था कि जहां पर बाबरी मस्जिद है उसके नीचे कोई हिंदू मंदिर नहीं था। हालांकि न्यायालय ने बोला कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, इस वजह से इस बात को खारिज कर दिया था। तो इन्होंने 1991 में 3 अन्य इतिहासकारों के साथ बाबरी मस्जिद आर रामाज बर्थ प्लेस हिस्टोरियन रिपोर्ट टू द इंडियन नेशन रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन बाद में इनकी बात को खारिज कर दिया। तो ये लगातार विवादों से घिरे रहते। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। अडानी ग्रुप इज नाउ अमॉन्ग टॉप 20 एनर्जी कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की 20 सबसे कह सकते हैं बड़ी ऊर्जा कंपनियों में भारत के अरबपति हैं गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह का ऊर्जा व्यवसाय, यानी अब यह जो है 20 समूह में शामिल हो गई है और इसका 31 अरब डॉलर का व्यवसाय हो गया है। यह सोचिए मात्र 2 साल में इतनी बढ़त बनाई है, यानी पिछले 2 साल में 2 साल पहले मात्र 6.5 अरब डॉलर के करीब था और आज इनका यह व्यवसाय बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ब्लूमबर्ग डाटा गाइड के अनुसार इस बाजार पूंजीकरण के साथ इसने शीर्ष 20 ग्लोबल एनर्जी में कंपनियों की सूची में अपना स्थान बनाया है। तो इस तरह से निवेशक समुदाय ने इस दृष्टिकोण पर अमल करने के लिए गौतम अडानी की दृष्टि और अडानी समूह की क्षमताओं में जबरदस्त विश्वास दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले हमने इसकी खबर ली थी, तो फ्रांस की टोटल कंपनी थी एनर्जी, कतर की KIGC, यह सब जो है टोटल ने भी 20% इसमें स्टैक है। तो इस तरह से यह शामिल होने का कुछ उदाहरण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अडानी समूह आगे बढ़ रहा है। तो इस दशक में अक्षय क्षेत्र में 300 से 400 गीगावाट की वृद्धि देखी जाएगी और इससे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसे बड़े डेवलपर्स के लिए जबरदस्त अवसर खुले हैं। प्रसारण व्यवसाय को अगले 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह कंपनी विश्व के टॉप 20 एनर्जी कंपनियों में आ गई। कौन सी? अडानी समूह की, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर यानी IKBF दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पुस्तक मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला और फुटफॉल के मामले में दुनिया में सबसे अधिक लोग भाग लेने वाला यह पुस्तक मेला है। दोस्तों, महामारी के कारण स्थगित किया गया 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जुलाई में सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य विषय देश जो है बांग्लादेश है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि 2021 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी भी है, तो इसीलिए इस बार का मुख्य विषय बांग्लादेश रखा गया है। तो यह प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों, इस वर्ष आयोजक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती के जश्न के हिस्से के रूप में श्रद्धांजलि भी देंगे। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे और उनके कार्यों को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर मेले में मनाया जाएगा। वयोवृद्ध अभिनेता सौमित्र चटर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, विख्यात बांग्लादेशी लेखिका अनीसुज्जमान के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक विशेष खंड, जिनमें से सभी की मृत्यु पिछले साल हुई थी, तो कार्निवाल में स्थापित किए जाएंगे। तो ये सब इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बंगाल से आते हैं। कोलकाता के बुक फेयर में इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट। दोस्तों, बार्सिलोना, यह खिलाड़ी का तो चित्र आप लोग तुरंत पहचान लेंगे, और यह कौन है? तो लियोनेल मैसी के आखिरी मिनटों के किए गए गोल से कोपा डेल रे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बार्सिलोना टीम को इन्होंने पहुंचा दिया। तो बार्सिलोना 88वें मिनट तक 2 गोल से पिछड़ रहा था, लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबले में उसने अपने सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मैसी के कमाल से न सिर्फ वापसी की, बल्कि ग्रेनेडा को
5-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और एक अन्य मैच में लेवांते ने रोजार मार्टी के 120वें मिनट में किए गए गोल की मदद से विलारियल को 1-0 से हराकर 86 वर्षों, सोचिए 86 वर्षों में पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। और थोड़ा सा जान लीजिए अबाउट कोपा डेल रे, कोपा डेल रे के बारे में यहाँ पर भी लिख लेते हैं, कोपा डेल, यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं कोपा डेल रे के बारे में ध्यान रखेंगे। तो कोपा डेल रे जो है यह स्पेनिश फेडरेशन, रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजक निकाय है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। इसमें टीमों की संख्या 126 है, यानी 126 क्लब इसमें भाग लेते हैं। और वर्तमान चैंपियन वालेंसिया है दोस्तों, 8वां खिताब है इसका। और सबसे ज़्यादा बार इसमें जो कोपा डेल रे जीतने वाली जो टीम है बार्सिलोना है, 30 बार ये खिताब हासिल की है 1903 से लेकर अब तक। और इस बार भी देख रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे वायस राय की। कल तक हम लोगों ने गवर्नर जनरल तक की बात की थी, वायस राय में भी कम से कम 2 क्लास लगेगी। तो आज हम लोग प्रमुख वायस राय में जैसे लॉर्ड कैनिंग जो कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग साहब, यही जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह के नाते, यानी 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तात्कालिक कारण क्या था? सुअर की चर्बी से भरे कारतूस। तो इस वजह से विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह की वजह से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गईं। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को ट्रांसफर कर दिया गया किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दोस्तों। और इसके सामाजिक, आर्थिक, चूंकि ये कई सालों से चला आ रहा था विद्वेष, और एकाएक पूरी तरह 1857 के विद्रोह के रूप में फटा। और 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, यह थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब जैसे आपसे पूछा जाए कि सफल था या असफल था, तो हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से असफल, ज्यादातर सफल रहा, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। ऐसे में जो है अब बात की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह से कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, कहां से नेतृत्व कर रहा था? तो जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, हाँ याद रखेंगे, जनरल बख्त खान, और उनको बाद में निर्वासित कर दिया गया, रंगून जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम शासक, मुगल शासक को 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी और उन्हें रंगून जाना पड़ा था म्यांमार के। तो इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। फिर जैसे पूछ लिया इलाहाबाद से कौन नेतृत्व, जो वर्तमान में प्रयागराज है, तो लियाकत अली साहब कर रहे थे। ये जो है जैसे बिहार से कुंवर, आरा से कुंवर जो है अमर सिंह थे, और जो है कुंवर सिंह थे, उनके भाई ही थे, तो ये लोग जो है नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह से लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर कर रहे थे। तो इस तरह से मिलान करने को आ जाता है। तो दोस्तों इसके बाद ही फिर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता आ गई। अब भारत का गवर्नर जनरल वायस राय कहलाया जाने लगा, और भारत के प्रथम वायस राय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक थे, इस तरह से कह सकते हैं। और 1857 के विद्रोह के बाद फिर जब वायस राय बन गए, तो इस तरह से ब्रिटिश संसद अधिनियम पारित हुआ, और वायसराय, इनके समय में बहुत सारे कार्य हुए, यानी भारत का प्रथम वायसराय ये बने। न्यायिक सुधारों के लिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट हो गई हैं। तो इस तरह से 1861 से ही इस हाई कोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ था। तो वो किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के ही। दोस्तों आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी की धारा 1860 के तहत, इंडियन पीनल कोड, यह भी जो दंड विधियां थी इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में लंदन में विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी गई थी दोस्तों। और 1861 का भारत परिषद अधिनियम इन्हीं के काल में हुआ था। भारत परिषद अधिनियम में क्या बात की गई थी कि भारत परिषद अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम आया,
और क्या आया पोर्टफोलियो के अलावा, तो पोर्टफोलियो सिस्टम में विभागों का बंटवारा किया जाने लगा। और इसके साथ दो जो है ध्यान रखेंगे यहाँ यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। सामाजिक सुधारों के लिए विधवा पुनर्विवाह 1856 कैनिंग के समय में ही प्राप्त हुआ था दोस्तों। और यह जिस तरह से कह सकते हैं 1858 की घोषणा में ही साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था, स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव और सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती हैं। इन्हीं के समय में हुआ था दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया था दोस्तों। तो ये सारे कार्य कैनिंग के समय में हुए थे, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन, 1962 से 63 के बीच में, यानी 1 वर्ष थे। तो इनका जो मेन है वहाबी आंदोलन, ये महत्वपूर्ण है, याद रखने। सफलतापूर्वक इनके कार्यकाल में दमन हुआ था। और दोस्तों 1863 में धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद 1863 के बाद कार्यवाहक आए, जैसे सर विलियम डेनिसन, फिर उसके बाद सर जॉन्स लॉरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा इन्हों, सर जॉन्स लॉरेंस। इनके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था दोस्तों। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। अंततः दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अंग्रेजों ने भूटानियों को 5,000 रुपए की वार्षिक सहायता का वचन दिया और इसके बदले में उन्हें 18 पहाड़ी दर्रों पर अधिकार मिला। अफगानिस्तान के संदर्भ में भी सर जॉन लॉरेंस ने कुशलता और कर्मठता या हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती कर ली थी दोस्तों। यही कारण है कि इनको कुशल अकर्मठता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग JWS वाइली के लेख में किया गया था इनके लिए। सर जॉन्स लॉरेंस के समय में उड़ीसा में 1866 तथा बुंदेलखंड और राजपुताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। तो इन्होंने लॉरेंस ने सर जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। और 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ भी सेवा शुरू की थी इन्हीं के काल में। अगला बढ़ते हैं लॉर्ड मेयो साहब, ये भी बहुत ही उदारवादी व्यक्तित्व थे लॉर्ड मेयो। इनके काल में क्या क्या घटनाएं हुई, इनको भी आइए देखते हैं। लॉर्ड मेयो के काल में ये 69 से 1872 तक थे। 1872 जनगणना का कार्य, यानी भारत में सेंसस स्टार्ट सबसे पहले इन्हीं के काल में हुआ और रेगुलर सेंसस रिपन के काल में। 1872 में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य हुआ। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना लॉर्ड मेयो साहब ने की। अजमेर में राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की राजे रजवाड़ों के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए। और 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। और 1872 में एक अफगान द्वारा 1872 अनुमान में इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो यह इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सर जॉन स्ट्रेची, याद रखिएगा, वो भी कार्यवाहक थे। फिर द लॉर्ड नेपियर, ये भी कार्यवाहक थे। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। भारत में उसकी नीति यानी क्या थी, करों में कमी, आवश्यक कानूनों को न बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। 1875 में ही बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को इन्होंने पदच्युत किया था। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा 1875 में ही संपन्न हुई थी। और दोस्तों इसी समय में ही स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि भी हुई थी। तो यह नॉर्थब्रुक का था समय। अब इसके बाद लिटन साहब आते हैं। इनको ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये 76 से 80 तक थे, 1880 तक। तो रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड इनका पूरा नाम था। इनका उपनाम ओवेन मेरिडिथ भी था क्योंकि यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार, साहित्य में ऐसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। इनके समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। इसने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापना भी की थी दोस्तों। लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार, सोचिए इतना बड़ा अकाल पड़ा था, ये दिल्ली दरबार कर रहे थे। इनके राज अधिनियम में ही पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया
विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। दोस्तों 1875 में ही जो अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। इसके कार्यकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जिसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया। इसके समय में ही आर्म एक्ट 1878 आया था, जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया था। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन साहब। तो इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको समाप्त कर दिया रिपन साहब ने, और इनके जो ये 84 तक थे, आज हमने यहाँ तक ही लिया है 84 तक थे। तो यानी रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जिसके कारण जो है यह बहुत जाने गए। रिपन को सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु इन्होंने 19 से 21 कर दिया, यानी लिटन के सारे कार्यों को उलट दिया। जैसे अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो उनके कार्यों को पलट रहे हैं बाइडेन साहब। और नियमित जनगणना 1881 से इन्हीं के काल में शुरू हुई, हर 10 वर्ष पे, जैसे कि अब 2021 में होगी अगली। इसी तरह से प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में ही पारित हुआ था। दोस्तों हंटर आयोग, रिपन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में पारित हुआ था, जिसमें भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। दोस्तों तो यह महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न में। आप लोग बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में मोनी गुप्ता, अजरा खान, नीतू शर्मा, शर्मिष्ठा सेन, राजेश कुमार, राम निवास चौहान, शिवजी गारे, लक्ष्मी होसमानी, अशोक जी, विपिन शर्मा, मुइन अहमद, विनय चंद्रन पी, रामा बनर्जी, प्रशांत शुक्ला, राजेश कुमार, सुकेश कुमार चौरसिया, सूरज उपाध्याय, फैजल अमीन, विक्की, संजय नेगी, सौरभ चौधरी, नरेश, विशाल कुमार, अरविंद साहनी, पूर्णिमा जायसवाल, मुस्कान हारून शेख और खेतेश मंसूरिया, ज्योति नाभा, हितेश स्वामी, डी आलोक। तो ये सब लोग, इसमें काफी लोग रेगुलर उत्तर दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों में। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस देश से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मंगाई है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली। यानी मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज सोर्स द वर्ल्ड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनिटी भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है एक सौर संचालित ड्रोन जो न केवल आकाश में 65,000 फीट उड़ सकता है बल्कि जमीन पर बिना उतरे 3 महीने तक काम कर सकता है। इसके लिए फंडिंग किसने की? HAL, DRDO, रिलायंस लिमिटेड या जो है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट के तहत एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। इस योजना का नाम क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना, PM स्वच्छ योजना, भूजल योजना, वयो वंदना योजना। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, जिनेवा या वियना? नेक्स्ट है, कौन सा देश 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का केंद्र विषय देश होगा? रूस, बांग्लादेश, म्यांमार या थाईलैंड? छठा प्रश्न है, वर्तमान में अडानी समूह का जो ऊर्जा व्यवसाय कितने अरब डॉलर का है? 25 अरब डॉलर, 31, 33 या 35? दोस्तों 2 साल पहले कितना था? मात्र 6.5, और बढ़ करके कितना हो गया है ये बताना है। नेक्स्ट है, अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इरफान हबीब, रोमिला थापर, DN झा या BL ग्रोवर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है? वेलेंशिया ने, बार्सिलोना ने, लेवांते ने या ग्रेनाडा ने? 9वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक?
अगला है ओवेन मेरिडिथ के उपनाम से किस वायसराय को जाना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इनमें से उत्तर देना है और ज़्यादातर लोग उत्तर सही दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आज भी आप लोग सही उत्तर देंगे। और दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।